तो दोस्तों आज है अपना एनएलएम का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हमने ये देखा था, ये सवाल एक्सेलरेशन आप लोगों ने निकाल ली थी, जो कि आई थी कितनी, देखो 6 और 4 10 माइनस 2 8 बाय 10 और 2 12 इंटू जी, यानी कि 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आपने निकाल ली थी। टेंशन निकालने की हमारी बात हुई थी, मैंने आपको बोला था टेंशन पहले एक बार स्वयं ट्राई करना कैसे आएगी, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। चलो हम चर्चा कर लेते हैं। ये मानी हमने टेंशन, ये हमने मानी टेंशन 1, तो ये भी रहेगी टेंशन 1 और ये रहेगी टेंशन 2। सपोज ये हो गया T1, ये हो गया T2। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास 3 ब्लॉक सिस्टम हो, चाहे वो धक्का मुक्की हो रही हो, एक साथ लाइन में ऐसे जा रहे हो, वेज पे जाएं, पुली पे जाएं, किसी भी तरीके से जाएं, या एक टेबल है, एक पुली इधर है, एक इधर है, एक ब्लॉक इधर लटका है, ऐसा कुछ भी हो। एक दो सवाल मैं आपको और लेके बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको बोला था याद रखना है कि कोशिश करो आप ये वाले 2 ब्लॉक लो जो एक्सट्रीम एंड पे हैं। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये वाला ब्लॉक लोगे तो इस पे सिर्फ T1 है, सिर्फ T1 लगेगी, इस पे T1 T2 दोनों लगेंगे, और 4 kg वाले पे और 6 kg वाले पे सिर्फ T2 लगेगा। तो एक्सेलरेशन आप इस तरीके से निकाल लेते हो, F नेट बाय टोटल मास। और उसके बाद अगर आपको टेंशन निकालनी है तो T1 इससे निकालो, T2 इससे। अगर आप 4 kg को कंसीडर करोगे तो उसमें T1 और T2 दोनों लगेंगे, है ना। तो रिस्क मतलब गलती होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहती है। एनीवेज चलो 2 kg पे देखते हैं। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया 2 kg। हाँ जी सर ठीक है, बिल्कुल हो गया। आगे बताओ। इस 2 kg पे ऊपर क्या लगा, ऊपर लगा T1, नीचे लगा वेट इसका जो कि होगा 20 न्यूटन। अब बताओ ये 2 kg ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो ऊपर वाले फोर्स बड़े होने चाहिए कि नीचे वाले, नीचे वाले होने चाहिए। तो नेट फोर्स आएगा T1 माइनस 20, ये हो गया नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। मास हो गया 2 किलो, एक्सेलरेशन हो गई 20/3। तो T1 आएगा 20 प्लस 40/3। इसको 60/60 लिख दो तो आ जाएगा 100/3। हाँ सर ये तो बहुत आसान है। दूसरा वाला बताओ। दूसरा वाला देख लो भाई, 6 kg का ब्लॉक लो, ये लगी इस पे T2, ये लगा इसका वेट जो कि है 60 न्यूटन। एरो आपको पता है कैसे बनाओगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। रस्सी अपने आप को छोटा करने की कोशिश करती है। तो देखो इस 2 kg, चाहे सिस्टम ऐसे जाए ऐसे किसी भी डायरेक्शन में जाए, इस पे ऊपर लगेगी टेंशन, इस पे ऊपर लगेगी, 6 kg पे ऊपर लगेगी, 4 kg पे T2 नीचे लगेगी, है ना। तो ये हो गया। अब 6 kg सोल्व करो, ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, हाँ सर ये तो नीचे ही जा रहा है। नीचे जा रहा है तो नेट फोर्स हो जाएगा 60 माइनस T2, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी कि कुछ ऐसा। काट पीट के कितना आया, काट पीट के आता है 3 1 जा 3 2 जा 40, T2 उधर ले आओ 20 न्यूटन आ जाएगा। तो T2 की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। अब देखो वैसे तो बिना 4 kg की कोई इक्वेशन बनाए आपको आंसर मिल चुका है, परंतु अगर आप बोलोगे नहीं सर 4 kg की इक्वेशन बना के दिखाओ, तो ये लो 4 kg का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे क्या लगेगा T2, ऊपर क्या लगेगा T1, कौन सा ब्लॉक था 4 kg, नीचे इसका वेट लगेगा 40। ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ये तो सर नीचे ही जा रहा है। नीचे जा रहा है तो नेट फोर्स 40 प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ma। m ये रहा और a ये। अब इसमें T1 या T2 में से किसी एक की आप वैल्यू डाल दो, दूसरे की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक सा सवाल। चलो एक दो और बेसिक से सवाल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब मान लो इस बार एक केस ये ले लेते हैं, इससे बना लेते हैं। चलो एक सवाल पहले इतना ही लेते हैं। जैसे मान लो ये ब्लॉक आप ऐसा करो 2 किलो का ले लो। कितने का, 2 किलो का। ठीक है, ये वाला ले लो 4 किलो का। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर ये 4 किलो ना होके 1 किलो होता तो क्या इसे खींच पाता? हाँ बिल्कुल खींच पाता। अभी हम मान नहीं रहे कि सरफेस कोई प्यार मोहब्बत है, चिपक जाएगा या कुछ फ्रिक्शन वगैरह है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है,
तो नेट फोर्स खींचने के लिए यहां पे आप एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन ये लो टी, टी टेंशन हो गई है जी टी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालोगे तो खींचने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, 4 किलो का वेट यानी कि 40 न्यूटन, यानी कि 40 न्यूटन ये हो गया फोर्स जो कि खींच रहा है। और टोटल मास कितना है 4 + 2 6, तो एक्सेलरेशन आपकी कितनी आई 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बहुत बढ़िया, टेंशन निकालो, उधर जा रही है 2 kg वाले पे लगा दो, टेंशन इज इक्वल टू 2 × A, खत्म, 40/3 न्यूटन। ये आ गई टेंशन, यही टेंशन इसको आगे ले जा रही है, और नेट फोर्स इज इक्वल टू m में, तो ये टेंशन इसको आगे ले गई, m है 2, एक्सेलरेशन है 1, ठीक है। इतनी बात हो गई, आगे चलते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए, ये ठीक है, आ जाओ, ये बनाई हमने पुली, ये एक ऐसा करो, इसको मान लो 3 किलो, इसको मान लो 2 किलो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वैल्यूज यही आएंगे, मैं रैंडमली कोई भी वैल्यूज ले लेता हूं, और इसको मान लेते हैं 5 किलो। एक्सेलरेशन बताओ, T1 T2 की वैल्यू बताओ। यहां पे आप टेंशन बनाओगे कितनी, चलो T1 ले लो, यहां पे भी टेंशन T1 ही रहेगी, यहां पे टेंशन T2, एरो ऐसे ही बनेंगे, एरो ऐसे ही बनेंगे। ये वैल्यू आप ले लो T2 की, यहां पे भी क्या रहेगी T2। चलो सॉल्व करते हैं और एक्सेलरेशन निकालते हैं। सबसे पहले उसके बाद T1 T2 निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन तो आप वैसे ही बता दोगे कितनी आएगी, ये 5 किलो खींचने के लिए जिम्मेदार है, ये इधर खींच लेगा उस सिस्टम को तो 50, ये उधर ऐसे लटका हुआ है तो ये खिलाफ है इसके, ये इस मोशन को होने नहीं देना चाहता, तो -20 डिवाइडेड बाय टोटल 5 3 8 और 2 10, तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी, 50 - 20 30/10, यानी एक्सेलरेशन आ गई कितनी, बताओ कितनी आएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब बोलो सर T1 की वैल्यू बताओ, बता देंगे, ये 5 किलो वाला है, ऊपर T1 नीचे 50, नेट फोर्स कितना 50 - T1, नेट फोर्स कितना 50 - T1, और नेट फोर्स जो 50 - T1 है यही किसके बराबर होना चाहिए, ma, m है 5, एक्सेलरेशन है 3, 15 आ गया, तो T1 की वैल्यू आ गई आपके पास 35 न्यूटन। सोच लो, सोच लिया, बहुत बढ़िया, मैंने भी सोच लिया। अब T2 की वैल्यू निकालो, इस 2 kg वाले की अगर बात करो, बेचारा जा रहा है ऊपर, टेंशन खींच के ले गई, नीचे है इसका वेट, तो T2 - 20, T2 - 20 इज इक्वल टू, क्या यही नेट फोर्स है, और नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, मास कितना 2 किलो, एक्सेलरेशन कितनी कहां निकाली हमने 3, इज इक्वल टू 6, तो T2 की वैल्यू आ गई भाई 26 न्यूटन। अच्छा ऐसा करो, इधर देखो, अब 3 kg पे देखो T1 - T2, इनका डिफरेंस आना चाहिए 9 के बराबर, क्या इनका डिफरेंस 9 के बराबर आता है, बिल्कुल आता है। कैसे देखा आपने, ये था 3 kg, इधर लगा इस पे T1, इधर लगा इस पे T2, डिफरेंस T1 - T2 इज इक्वल टू m है 3, a है 3, कोई से एक की वैल्यू डाल दो दूसरी आ जाएगी। आप वैसे भी देख पा रहे हो डिफरेंस 9 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये बेसिक बेसिक से सवाल हमारे हो गए हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अब मान लो आपके पास कोई वेज वाले सवाल है ना, वेज वाले सवाल मतलब कैसे, ऐसा करते हैं लाइन से ही बना लेते हैं, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है जी, मान लिया सर, बहुत बढ़िया। और बताओ क्या मानना है, मान लो यहाँ पे एक m मास रखा हुआ है, कितना m, थोड़ा छोटा ब्लॉक बना दिया ना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ऐसा करते हैं m। तो आपको पता है बचपन में जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा रहता था तो उसका नॉर्मल ऐसे था, अब क्या होगा, इसका नॉर्मल आएगा कुछ ऐसे, नॉर्मल कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा,
तो देखो अगर कोई चीज ऐसे रखी है तो गिर नहीं सकती, ऐसे धीरे धीरे ऊपर ले जाओ नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी बेसिकली। और कोई चीज ऐसे है, यहां पे रख दो नीचे आएगी, ऐसे रख दो तो सीधे गिर जाएगी। तो किस केस में धीरे आ रही है, किस केस में तेज आ रही है? यहां पे देखो अगर सीधा गिरना होता तो ये इतना ही डिस्टेंस गिरना था, अब डिस्टेंस उतना ज्यादा गिरना है तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हुआ। तो यहां पे हमें कैलकुलेट करना है, ये चीजें देखनी है कि इस केस में डिस्टेंस कितना ज्यादा है, ये डिस्टेंस कितना होगा, गिरा दिया होता तो कितनी देर में आता, ऐसे आएगा तो कितनी देर में आएगा। इस तरीके के हमारे पास काफी सारे सवाल हैं, और उससे पहले आपको फोर्सेस ड्रॉ करने आने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक इस पे फोर्सेस ड्रॉ करना सीखते हैं। एक तो इस पे लगेगा mg, mg लग गया। अच्छा अब एक बात बताओ, ये ब्लॉक ऐसे सीधा ऐसे नीचे गिरेगा या ऐसे डांसिंग डांस करता रहेगा? ऐसे ही गिरेगा। इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि सपोज ये है मेरी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग मैं अपने फोर्सेस बैलेंस कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, mg का ये वाला कंपोनेंट लिया, ये कंपोनेंट आया mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आया mg sin थीटा। अब आप सोच रहे सर ये आपने कैसे बताया, पहले तो ज्योमेट्री बताओ और ये बताओ कि ये एंगल थीटा आया कैसे, ये एंगल थीटा आया कैसे। और आप एक बात ध्यान रखें कि ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा ही है। और हाँ सर वो तो हम उतना समझ लेंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा है, वर्टिकली अपोजिट। एक तो ये है कि आप ट्रायंगल के हिसाब से देख लो तो भी बात बन जाएगी, डॉट 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 करके गिरा दो यहाँ पे, तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये भी आ गया थीटा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ, अच्छा ये ज्यादा फोर्स तो नहीं हो गया क्या, तो मुझे दोबारा बताना चाहिए। देखो इसको आप ऐसे डॉट डॉट करके गिरा दोगे तो ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है तो ये थीटा बच गया क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है। अब समझो कि जैसे ये नॉर्मल ऐसे था, ऐसे जब ये ऐसी सीधी लाइन थी तो ऐसे था, फिर आपने इसको ऐसे उठाया तो ऐसे आ गया, तो ये भी वर्टिकल से थीटा ही टिल्ट हुआ है ऐसे, है ना। तो ये इतनी बातें हम समझ पाए, ठीक है। अब समझते हैं क्या होगा अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही, तो mg cos थीटा किसके बराबर रहेगा, mg cos थीटा जो है वो आ जाएगा आपका नॉर्मल के बराबर, क्योंकि ऐसे डांस नहीं कर रहा है। अब अगर ऐसे गिर रहा है, अगर इस तरीके से गिर जाएगी नीचे आ जाइए, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा, कितना होगा mg sin थीटा। और मान लो अगर ये यहीं पे रुका हुआ है तो उस केस में जाहिर सी बात है फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो यहां पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अगर ये रुका हुआ है तो मान लो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा जो कि mg sin थीटा के बराबर होगा, तो ये रुक पाएगा। लेकिन अभी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो आप ये मान लो इस तरीके से ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अगर ये नेट फोर्स है इस केस में, तो नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी, g sin थीटा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू m ए, फोर्स इज इक्वल टू m ए, और m हटा दो जो बच गया एक g sin थीटा, यानी कि इस तरीके से नीचे आएगा g sin थीटा एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। ये इतना सा बेसिक वेज का कंसेप्ट है कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ दिखे, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का, तो आप क्या करोगे, वेट ऐसे लगा दो, नॉर्मल ऐसे लगा दो, वर्टिकल ये डांस कर नहीं रहा है, तो mg का ये वाला कंपोनेंट आ जाता है mg cos थीटा, कितना आता है mg cos थीटा, ये आता है mg sin थीटा। तो नॉर्मल को आप किसके बराबर कर देते हो, mg cos थीटा के बराबर, और mg sin थीटा इसे नीचे ले आता है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन है g sin थीटा। तो भाई ये हो गई है वेज से रिलेटेड हमारी बिल्कुल बेसिक और जनरल नॉलेज वाली बातें। ये मैंने, हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि थोड़ा सा फास्ट बताया है, परंतु ये बहुत बेसिक और जनरल नॉलेज वाली बातें हैं, तो मुझे लगा नहीं इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। अब मैं आपको इस पे एक सवाल करवाऊंगा, उसके बाद हम कंस्ट्रेंट रिलेशंस करेंगे, और फिर पूरे एनएलएम पे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। फ्रिक्शन करने के बाद और मजा आएगा सारे सवाल एक साथ मिला के करने में, ठीक है। चलो एक सवाल वेज का करते हैं। ये वेज बना लेते हैं, मान लेते हैं ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री। ये एंगल मान लिया है हमने 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना मान लें, 30 डिग्री मान लेते हैं। अब बोलो सर 60 30 क्यों माना, यार कुछ भी मान लो, वैल्यू से फर्क ही नहीं है, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है।
अब हम कुछ ब्लॉक्स बना देते हैं। एक ब्लॉक ये बनाया, ये हम कितना बना देंगे, हम बना देते हैं सपोज 1 kg का। एक ब्लॉक ये बना देते हैं, मान लो ये हो गया 4 kg का। हर बार 1 4 2 यही क्यों, इस बार कुछ अलग ले लेते हैं। ऐसा करो 3 kg ले लो। ये मत बोलना सर कैलकुलेशन मुश्किल हो गई है। 2 kg। अब एक आपको क्या बताना है, T1 T2 और एक्सेलरेशन। ध्यान से देखना, एक ही बारी में समझ लेना, बहुत ज्यादा दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, आसान सी बात है। आपको बचपन से ही ये बात पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, एफ नेट बाय टोटल मास। एक बात तो साफ है कि ये सिस्टम ऐसे चलेगा। कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो जो इसको इधर खींचने वाले फोर्सेस हैं वो कितना, इस 1 की वजह से एम जी साइन 60। अब इस 3 वाले की वजह से भी एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट इसको खींचेगा। मास कितना है 3, जी को लिखो 10 और साइन 60। ये तो हो गया जो खींचने वाला फोर्स है। अब ये अपोज करने वाला, तो -2g साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल मास। बताओ कितना है, 3 और 1 4 और 2 6। अब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो ये 10 साइन 60 प्लस 30 साइन 60 हो जाएगा 40 साइन 60। साइन 60 होता है √3/2, यानी कि 20 √3 माइनस ये कितना आएगा, साइन 30 1/2 होता है तो -10/6। अब आपको पता है कि √3 की वैल्यू है लगभग 1.73, तो 10 इंटू √3 हो जाएगा 17.3। उसका भी डबल कर लो, 17.3 का डबल 34.6 माइनस कर दो 10, 24.6 डिवाइडेड बाय 6, ये नियरली इक्वल टू आएगा 4. लगभग ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इतनी आएगी। ठीक है सर, आ गई इतनी वैल्यू। आगे चलो, अब आप ऐसा करो, T1 की वैल्यू निकालो, T2 की वैल्यू निकालो। इस पे ऐसा करते हैं 1 kg से निकालते हैं T1 और 2 kg से निकालते हैं T2। बताओ पहले कौन सी निकालें। सर ऐसा करो T1 निकालो। चलो देखो, ये इधर जाएगा, खींचने वाला फोर्स कौन सा, 1g साइन 60, यानी कि 10 साइन 60, 10 साइन 60 माइनस T1। क्या यही नेट फोर्स है? हाँ जी बिल्कुल है। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ई, एम है 1 इज इक्वल टू 4.1। तो T1 की वैल्यू आएगी 10 इंटू साइन 60, साइन 60 मतलब √3/2, तो बेसिकली आ गया 5√3 माइनस 4.1। तो 17 का आधा 8.5 के आसपास, 4.55 4.55 के आसपास लिख दो इसको, लगभग इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब T2 निकालते हैं। ऊपर जाता है ये, बिल्कुल जाता है सर। T2 माइनस 2g साइन 30, यानी कि ये 10 ही लिख लो, नेट फोर्स ही आ गया, इज इक्वल टू एम ए। मास है 2, मास है कितना 2 और एक्सेलरेशन है 4.1, तो T2 की वैल्यू आएगी दोस्तों 18.2 न्यूटन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ऐसे सवाल आप कर पाएंगे। इसको देखें आराम से, तो छोटा सा 1-2 स्टेप में ही आंसर आ जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है इस तरीके के सवालों में। ये बहुत ही आसान किस्म के सवाल हैं और जो आगे आएंगे वो भी आसान होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट अब हमें देखना है कंस्ट्रेंट रिलेशंस। क्या देखना है, आप समझते हैं। देखो बिल्कुल ना बेसिक से कंस्ट्रेंट रिलेशंस, ये टॉपिक मैं आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और बहुत सारे सवाल लेके आपको बताऊंगा। और इसमें कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट मतलब ये कंडीशन टाइप समझो, कि जैसे मान लो आपको बोला जाए कि ये एक सिंपल सी बात है, सपोज करो ये आपको m1 दिया है, ये m2 दिया है। बोला जाए कि a1 a2 का मतलब इसकी एक्सेलरेशन को a1 मान लो, इसकी एक्सेलरेशन को a2 मान लो, और आपको बोला गया है कि a1 a2 के बीच का रिलेशन निकालो। आप कहो सर वो तो बराबर ही होगी चाहे मास कुछ भी हो। हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबूत क्या है, ये हमने प्रूफ कैसे किया। और सर ये तो दिखती हुई बात है ना, रस्सी की जो लेंथ है वो बड़ी छोटी तो हो नहीं रही है,
तो ये जिससे नीचे जाएगा ये उससे ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इस केस में तो आप बता पा रहे हो। मान लो अगर 2-4 पुली लगी हो, मूवेबल पुलीज भी हो, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, आप क्या करो, जैसे यहां पे हमने कंस्ट्रेंट क्या लगाया है कि ये वाली जो लेंथ है ये हमने मान ली x1 और ये वाली जो लेंथ है ये मान ली x2। अब कंस्ट्रेंट ये है कि इस रस्सी की लेंथ बदल नहीं सकती, इस रस्सी की लेंथ बदल नहीं सकती, यही कंस्ट्रेंट है, इसी का हमें फायदा उठाना है। तो देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मान लो l है, से मतलब कि इन दोनों की जो लेंथ है ऐड करके वो पर्टिकुलर लेंथ इस रस्सी की जो है l है, अगर x1 की वैल्यू कम होती है तो x2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल l के बराबर ही रहेगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx1 बाई dt क्या आएगा, v1, ये आएगा v2 इज इक्वल टू 0। यहां से आप कह सकते हो v1 इज इक्वल टू माइनस v2। हाँ सर ये हमें समझ आता है, जनरल नॉलेज की बात है। इसी को अगर आप एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो आएगा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, यानी कि a1 इज इक्वल टू माइनस, यहां तक तो सर हमें बातें पता ही थी। अब ऐसा करो आगे चलो, एक आध पुली या एक आध ब्लॉक और लो, तब हमें कुछ समझ आएगा। चलो ये इच्छा है तो यही भी सही। अब आपको a1 a2 के बीच का रिलेशन निकालना है, निकालते हैं। देखो ये पूरी भाई मैं मानूंगा x1, ठीक है। अब जनरली एक जो आप इसमें मिस्टेक कर जाते हो, मैं आपको बता दूं क्या होती है। आप कहते हो सर ये वाला डिस्टेंस हमने x2 मान लिया, ये गलती मत करना, 2 आप इसी को मानो x2, ये पॉइंट 2 की जो लेंथ है ये, और इसको आप मान लो x3, ठीक है। ठीक है सर मान लिया, आगे चलो। ये इतना तो हमने मान लिया, अब आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी है, देखो ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे पास दो लेंथ हैं, एक तो ये वाली रस्सी है, ठीक है सर ये वाली तो है, दूसरी हमारे पास ये वाली रस्सी है। तो एक ये पिंक वाली रस्सी है, इसकी लेंथ मान लो L1 है, एक ये ग्रीन वाली रस्सी है, इसकी लेंथ मान लो L2 है। इक्वेशन बनाओ, तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट L1 मान लो। फिर ये वाली लेंथ कितनी है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये लेंथ है x1 माइनस x3 कर दोगे तो इतना पोर्शन आएगा, तो x1 माइनस x3 प्लस, अब ये छोटी लेंथ चाहिए, ये कितनी आएगी x2 माइनस x3, ये मान लिया हमने। हाँ जी सर मान लिया, अब बताओ आगे क्या करना है। आगे कुछ नहीं, दोनों को 2 बार डिफरेंशिएट करो, आंसर आएगा। इसको आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया, क्या आंसर निकाल लोगे, आंसर तो निकाल लेंगे सर हम, कुछ ना कुछ निकाल लोगे। क्या निकालोगे, a1 इज इक्वल टू माइनस का a3, यही आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। इससे आप निकालोगे क्या, a1 प्लस a2 माइनस 2a3 इज इक्वल टू 0। जिसको नहीं समझ में आए उसको बताइए क्या करना है ना, आराम से समझ लेना। इसका a1 लिखा, इसका a2 लिखा, इसका माइनस a3 तो माइनस 2a3। अब माइनस a3 को a1 से रिप्लेस कर दूं, तो a1 प्लस a2, माइनस a3 को a1 से करना है, तो ये प्लस 2a1 इज इक्वल टू 0, तो a2 की वैल्यू आ गई माइनस 3a1। अब बोलो सर अभी भी मजा नहीं आया, आप तो ऐसा कह रहे थे जैसे कि 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, फिर भी 2 इक्वेशन बनाना, ऐसा वैसा करना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और कुछ बताओ, और कुछ बताते हैं। देखो कंस्ट्रेंट में बताने के लिए बहुत कुछ है। मान लो आपके पास कुछ ऐसा है, एक, दो, बोलो सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे, जैसे होता है, आपने अब क्या किया, इस लेंथ को मान लिया x1, इस लेंथ को मान लिया x2, x3 x4 किसी को ही मान लो,
इसको x3 मान लिया सपोज, और इसको x4 मान लिया। वैसे ही रस्सी कितनी है अब आपके पास, गिनो। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये होगी। इन तीनों से तीन इक्वेशन बनाओगे, सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। पहले इसको सोल्व करना, आंसर निकालना, उसके बाद आगे देखना कि क्या जो आपने आंसर निकाला है वो वही है जो मैं भी लिखने वाला हूं। देखो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं क्या आएगा। नंबर ऑफ पुलीज 1 2 3, आंसर आएगा 2 की पावर 3 -1, यानी कि A2 इज इक्वल टू -7A1। एक पुली अगर यहां और ऐड होते तो आंसर आता A2 इज इक्वल टू -15A1। पिछले केस में देखो, दो पुली थी, 2 की पावर 2 4 -1 3, आंसर आया। यहां पे यही आंसर आएगा, आप सोल्व करके चेक कर सकते हो। अच्छा अब एक बात और समझो, एक बात और क्या समझनी है, जैसे एक तो तरीका ये हो गया, एक होता है पावर ट्रांसफर मेथड, यानी कि A.T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बोलो सर पावर तो फोर्स इंटू वेलोसिटी है। अरे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का यहाँ सेम ही रेशियो चल रहा है, आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको पता चल गया था ना। अब समझो यहां पे टेंशन है T, यहां पे भी है T, बहुत बढ़िया सर। यहां पे 2T है, 2T है, तो 2 और 2 ये हो गया 4T, ये भी हो गया 4T। अब देखो इस पे टेंशन कितनी लगी, 4 2 6 1 7, 70 कितनी लगी, 70। इस पे कितनी लगी, T, तो इस पे टेंशन 7 गुना ज्यादा लगी, इसकी एक्सेलरेशन 7 गुना कम है, एक्सेलरेशन 7 गुना कम है, यानी कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब वो A2 की एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अभी कंस्ट्रेंट खत्म नहीं हुआ, अभी ये ट्रेलर है, आगे आगे देखो क्या क्या आता है आपके पास। चलो चलें आगे, किसी को देखना है नोट करना है आराम से नोट करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलें, ठीक। अच्छा एक सवाल करते हैं, चलो ये हमने लगाया फोर्स F, ये रस्सी बिल्कुल, रस्सी तो हम यहां से बना ही सकते हैं। यहां से एक पुली लगा देते हैं, छोटा ब्लॉक बड़ा ब्लॉक, ये हो गया 5 किलो, ये हो गया 10 किलो, ये आपने ऊपर लगाया फोर्स F। अभी आपको क्या बोला हुआ है, आपको ऐसा बोला गया है कि बताओ अगर F की वैल्यू इतनी है तो इन दोनों की एक्सेलरेशन कितनी। यानी कि सवाल कुछ ऐसा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन F इज, फर्स्ट केस में इट इज 100 न्यूटन, सेकेंड केस इट इज 300 न्यूटन, थर्ड केस में आपको दिया है 500 न्यूटन। बताओ इनकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। अब पहले ये सवाल आप वीडियो पॉज करें, 2 मिनट खुद से सॉल्व करें, नहीं आता है तो सॉल्यूशन देख लेना। अब समझो ध्यान से, देखो F मतलब आप ऐसा करो, ये हो गया T, ये कितना हो गया, टेंशन मान लो T, तो ये भी कितना होगा T, क्योंकि ये एक ही रस्सी है। अब ये T और ये T, तो ये कितना 2T। देखो ऐसा इसलिए कि पुली पे 2T नीचे 2T ऊपर, नेट फोर्स आ गया 0। आप बोलो सर पुली भी तो एक्सेलरेट हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमने पुली मासलेस मानी है इसलिए इस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो ये 2T तो ये भी 2T, यानी F जो है बेसिकली आपका आएगा 4T। अब आ जाओ सवाल पे चर्चा करते हैं। पहले केस में आपने क्या देखा कि अगर ऐसा है तो T की वैल्यू आएगी 25 न्यूटन। T की वैल्यू कितनी आएगी, 25 न्यूटन। भाई ये तो 4T की वैल्यू है ना, तो T की वैल्यू आएगी 25 न्यूटन, और ये 25 न्यूटन अगर ऊपर लगे तो क्या इसे उठा पाएगा, नहीं, क्योंकि इसका वेट ही 50 है। ऐसे ही इस पे भी 25 ऊपर लगे तो इसको उठा पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका वेट ही 100 न्यूटन है। ठीक है, खत्म हुई बात। दूसरी बात करो, इस केस में T की वैल्यू कितनी आएगी, 125 न्यूटन, सॉरी गलत लिख दिया, 125 तो 500 पे आ गई, यहां पे आ गई 75 न्यूटन। 300 का आधा 150, उसका आधा 75, तो 75 न्यूटन क्या इस 50 को बैलेंस कर पाएगा, हाँ बिल्कुल कर पाएगा।
चाहे 100 को बैलेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो आंसर क्या आएगा? वही जो आना चाहिए। इस पे देखो नेट फोर्स कितना, छोटे वाले की एक्सेलरेशन सेकंड केस में देख रहे हैं, ऊपर लगा 75, नीचे इसका वेट है 50 बाय टोटल मास जो कि है 5। एक्सेलरेशन कितनी आई? 25 बाय 5 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड केस पे। इस केस में टेंशन कितनी आएगी? 125 न्यूटन। टेंशन आई कितनी? 125 न्यूटन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, टेंशन आ गई 125। तो ये 100 से ज्यादा है, तो इस बार दोनों उठेंगे। छोटे वाले की एक्सेलरेशन निकालो, 125 माइनस इसका वेट, 125 ऊपर, इसका वेट 50 नीचे, तो कितना? 125 माइनस 50 बाय 5 यानी कि 75 बाय 5, तो आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम देख रहे हैं केस नंबर 3। बड़े वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालो। ये है छोटा m, छोटा m, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M 0 आएगी सेकंड केस में, और इस केस में स्मॉल a कैपिटल M, ये भी 0, ये भी 0। इस केस में छोटे वाले की 5, बड़े वाले की 0। इस केस में छोटे वाले की 15, बड़े वाले की निकालते हैं। 125 माइनस 100 है इसका वेट, 10 है इसका मास, तो 25 बाई 10 यानी कि वैल्यू कितनी आएगी? 2.5 मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे ये वैल्यू खत्म। ठीक है सर, इतनी बातें हो गई, और आगे चलो। चलो अभी तक देखो आपको ये थोड़ा बहुत पहले, और इससे पहले मैं आपको कंस्ट्रेंट के सवाल करवाऊं, आप एक बारी कुछ 2-3 बेसिक सवाल करके आप ये देखो कि कौन किसका किस तरफ कितना कंपोनेंट आ रहा है। जैसे कि एक सवाल है, जेई में आया था, 1991 में भी आया था और 1982 में भी आया था। तो बेसिकली सवाल की शुरुआत हो चुकी थी 1982 में। ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m, कितना है पता नहीं। M1 M2 M3 ले लेते हैं। आप बोलो सर सवाल आया था तो आप कैसे ले लो? वहां बोला हुआ था इधर से वेलोसिटी v है, उधर से v है, बताओ इसका आंसर क्या है ना? इस तरीके से बात हुई थी। तो ये इधर नीचे आता है v वेलोसिटी से, ये भी नीचे आता है v वेलोसिटी से। आपको बताना है ये इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, ये सवाल आपको खुद से सोच के बताना है पहले। और आप बोलो सर ये तो हर इंस्टेंट पे वेरी करती रहेगी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वेरी तो करेगी। तो अगर वेरी कर रही है तो आप ऐसा करो, ये एंगल मान लो थीटा, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल। अब आपको आंसर बताना है। दूसरी बात, एक इससे भी बेसिक सवाल, मान लो ये मास m है, इसको आप खींच रहे हो v से, आपका दोस्त भी खींच रहा है v से, तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी? आपने v से खींचा, आपके दोस्त ने भी v से खींचा, क्या बोलते हो? आंसर 2v आ जाएगा। जो जो कह रहा है आंसर 2v आएगा वो गलत है, सरासर गलत है। अरे भाई मैं भी v से खींच रहा हूं, मेरा दोस्त भी v से खींच रहा है, साथ साथ चल रहे हैं v स्पीड से, क्या दिक्कत है? v ही तो है नेट स्पीड। ये चीजें आपको फील करनी है। अब जैसे इस केस में देखो, ये ऐसे खींचा तो ये ऊपर जा रहा है। आप सोचो ये इतना कितना इधर जाएगा कि इसका ये वाला कंपोनेंट, मान लो ये v डैश रफ्तार से ऊपर जाता है ना, तो ये ऐसे गया, मतलब ये दोनों ही रस्सी ऐसे आजाद होती जाएंगी। इसका ये वाला कंपोनेंट यानी v डैश cos थीटा, ये किसके बराबर आना चाहिए? ये v के बराबर आना चाहिए। ये ऊपर जा रहा है मान लो v डैश से, इसका ये वाला कंपोनेंट v के बराबर आना चाहिए, यानी कि v डैश की वैल्यू आएगी v बाय cos थीटा। बस इतना ही सवाल था ये। और बहुत सारे लोगों ने गलत कैसे किया हुआ है, ये है v तो ये ले लो v cos थीटा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट की सपोर्ट में ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको और 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आप ऐसी गलतियां ना करो, आपको समझ आए कि देखो, जैसे मान लो एक सवाल और करते हैं। एक सवाल है अपना कुछ ऐसा, ये ब्लॉक है m और ये मान लो v स्पीड से किसी इंस्टेंट पे नीचे जा रहा है। ठीक है, डॉट डॉट करके एंगल ले लेते हैं थीटा। तो v डैश निकालना है, निकालो। कैसे निकालोगे? एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है। आप बोलो सर ये v से जा रहा है, तो ये v v v, ये v, तो ये हो जाएगा v बाय cos थीटा। बस वहीं आप गलत हो जाते हो।
देखो आप सोच के देखो एक बार, ऐसा कुछ है ये, जैसे आप खींचोगे थोड़ा सा ये ज्यादा इधर भाग जाएगा, है ना। अब मैंने खड़ाक से इधर चला गया, क्योंकि वास्तविकता में जो मूव कर रहा है, आई रिपीट, वास्तविकता में जो मूव कर रहा है आप कंपोनेंट उसका लेते हो, तो ये मूव कर रहा है वी डैश से, तो वी डैश कॉस थीटा ये होना चाहिए वी के बराबर, यानी कि वी डैश की वैल्यू आएगी वी बाय कॉस थीटा। वही कंसेप्ट यहां पे लगा है, वास्तविकता में मूव कौन कर रहा है, ये किस रफ्तार से, वी डैश, तो वी डैश कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी, यानी कि वी डैश की वैल्यू आई वी बाय कॉस थीटा। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है आगे चलते हैं, आगे आइए, इतनी बातें क्लियर। चलो एक सवाल और, व्हाइट कलर लिया है यार, बोर्ड का मन नहीं है। यहां से एक रस्सी गई, ये हमने पुली बना दी, ये पुली से ये ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको वेलोसिटी क्या दी गई है कि मान लो ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से। सपोज ये m1 है और ये ले लेते हैं m2। आपको इसकी रफ्तार निकालनी है कि ये इधर जाएगा v डैश या v मान लो, आपको v की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है आपको, v की वैल्यू। तो आप कैसे निकालोगे, सर निकाल लेंगे जैसे निकालते हैं। मान लो एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, तो आप क्या करोगे, v cos थीटा इज इक्वल टू 2, है ना। ऐसा मत करना कि इधर 2 है तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू v कर दो, आप क्या करोगे, v cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो यहां से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, अगेन कितनी आई, 2 बाय cos थीटा, ठीक है। हाँ सर ये तो तीनों एक ही जैसे सवाल हो गए, बेसिक बेसिक से सवाल हो गए, लेकिन यकीन मानो ये बेसिक में बच्चे गलतियां करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेवल ले, मतलब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। चलो m1, या मैं इसको ब्लॉक 1 1 2 ऐसे भी मान सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है, कैसे भी मान लो। अब आपको दिया हुआ है कि ये है v, ये क्या है v, ठीक है। ये एंगल थीटा 1 दिया हुआ है, ये एंगल थीटा 2 दिया हुआ है, आपको निकालनी है इसकी रफ्तार v डैश। आपको क्या निकालना है, आपको इसकी रफ्तार निकालनी है। कैसे निकालेंगे, जैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये वास्तविकता में मूव कर रहा है, बोले यस और नो, हाँ सर ये वास्तविकता में मूव कर रहा है, तो आप इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो ये आएगा v cos थीटा 1, तो ये पॉइंट की इधर जा रहा है v cos थीटा 1 से, v cos थीटा 1, v cos थीटा 1 से ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये सारे पॉइंट्स इधर v cos थीटा 1, v cos थीटा 1, तो ये इधर भी जा रहा है कितना, v cos थीटा 1, तो ये ऐसे v cos थीटा 1 है, यानी कि v डैश का ये वाला कंपोनेंट जो कि आएगा v डैश cos थीटा 2, ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास v cos थीटा 1 के बराबर। अब मैंने v1 v डैश इस टर्म से मैं लेके चल रहा हूं, बट आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी जा सकती है। मान लो 5 की रफ्तार से इधर जा रहा है, एंगल 37 है, ये 53 है, बताओ ये कितने की रफ्तार से जाएगा, इसकी रफ्तार दी है इसकी पूछ ली, या इसकी दी है तो इसकी पूछ ली, है ना। तो ये सारी बातें आप कर सकते हो। कैसे, ये इधर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट लिया, वो इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया। अब इसका भी ये वाला कंपोनेंट रस्सी के अलोंग, यानी कि इस रस्सी की लेंथ चेंज नहीं हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जिस भी रफ्तार से जाए, इसका रस्सी के अलोंग जो कंपोनेंट है वो और इसका जो रस्सी के अलोंग कंपोनेंट है वो, ये दोनों बराबर होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको इतनी बात समझा पाया। और आगे बढ़ाएं चर्चा को, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लो उसी केस पे आप वापस आओ, इस तरीके से कुछ दिया है, ये है 1 और ये है 2, ठीक है। अब आप समझो कि अब आप यहां पे बैठे हो, यहां पे पुली पे, अभी तक क्या था, पुली रेस्ट पे थी, अब हम क्या करेंगे, पुली को भी दौड़ाएंगे अगले केसेस में। तो देखो हो क्या रहा है, किस प्रकार से कुछ हुआ, आप ऐसा समझो, आप ऐसे बैठो, एक ब्लॉक ऊपर है दूसरा नीचे गया, या फिर ये नीचे गया ये ऊपर है, आप देख लो, हाँ ये रस्सी ऐसी है। अब आप खुद ऊपर जा रहे हो तो भी आपको वैसा ही महसूस होगा, हाँ ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है,
मतलब हो सकता है ऐसे ऊपर दोनों इफेक्टिवली ऊपर जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, दोनों इफेक्टिवली नीचे जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी जैसे आप यहां बैठे हो, आप देख रहे हो अच्छा एक नीचे एक ऊपर, अब आप खुद भी जा रहे हो तो सिस्टम एज इट इज तो जा रहा है, लेकिन वो आपस में भी वैसे ही जा रहा है। यानी कि सपोज करो ये दूरी आपने मानी थी x1, ये दूरी आपने मानी थी x2, तो ये x1 x2 आप इस पॉइंट के हिसाब से मान के चल रहे हो। मान लो ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं, ये पुली को P मान लो, ये पॉइंट P है, और ये ब्लॉक ऐसा करते हैं हम ए और B ले लेते हैं, ये आपने लिखा A, ये आपने लिखा B। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू 0। यही x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 किया, तो यही बात आएगी उसको डिफरेंशिएट करके। अभी थोड़ी देर पहले जो कंसेप्ट बताया था, हाँ सर आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ P प्लस वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू 0। तो VA प्लस VB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VP, VP यहीं छोड़ दो, बाय 2 कर दो। यानी कि VA और VB की जो एवरेज आएगी वो इसकी वेलोसिटी है। अब आप बोलो सर इस पे सवाल बताओ, अब हम सवाल इसी पे करेंगे। कैसे? मान लो ये पुली ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा करते हैं एक को फिक्स करते हैं, ये ब्लॉक है 2 किलो का। अच्छा वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 2 किलो का है 4 किलो का है, जितने भी किलो का है। पता है क्यों? ये किस रफ्तार से ऊपर जाएगा इसकी रफ्तार पूछिए, बताओ कैसे? कॉमन सेंस है, आप बिना सोच किए बता सकते हो कि सर ये 20 की रफ्तार से ऊपर जाएगा। कितने की रफ्तार से? 20 की रफ्तार से ऊपर जाएगा। कैसे पता चला? देखो 10 मीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड बाद, अभी अगर ये पुली यहां पे है सपोज, तो 1 सेकंड बाद ये पुली 10 मीटर ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये ब्लॉक 20 मीटर ऊपर गया होगा। सपोज ये थोड़ा सा ऊपर आया तो ये रस्सी डबल ऊपर जाएगी, इतना इधर भी तो आएगी, इतना उधर भी जाएगी, है ना। ये ऊपर जाने का मतलब है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों एडजस्ट होनी है, तो इसको डबल चलना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो आप इससे भी सोच सकते हो। कैसे सोचेंगे भाई? इसकी तो कुछ रफ्तार है नहीं, इधर से कुछ रफ्तार है नहीं, इधर से रफ्तार है v, तो 0 प्लस v/2 ये इनकी एवरेज आएगी जो कि आएगी 10 के बराबर। तो v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। अब बोलो सर ये तो बहुत बेसिक सवाल हो गया। हाँ बेसिक ही हो गया, थोड़ा और आगे चलो। चलो ऐसा करते हैं, इस बार थोड़ा सा इस तरीके से कुछ बना लेते हैं। नहीं, और ज्यादा पुली बनानी ठीक नहीं है। ये ब्लॉक ए ले लेते हैं, बी सी। अब बताओ, जो आप बोलोगे रैंडम वैल्यूज मान लेंगे, 3 में से कोई 2 की वैल्यू मैं आपको दूंगा और 1 की वैल्यू आपको बतानी है। 1 की वैल्यू आपको बतानी है, कैसे बताएंगे? पहले इसकी मान लो, इसकी मैं वैल्यू नीचे मान लू। नीचे मान लेते हैं सपोज 4 मीटर पर सेकेंड, मान ली? हाँ सर मान ली। और इसकी मान लेते हैं ऊपर मान लू, चलो इसकी भी नीचे ही मान लेता हूं, सपोज 1 मीटर पर सेकेंड मान ली। वी बी की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसकी है 4 डाउनवर्ड्स, कितनी है? 4 डाउनवर्ड्स, इसकी 0, तो 4 प्लस 0 भाई, इसकी 4 है इसकी 0 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज कितनी आई? 2। यानी कि ये पुली 2 से नीचे, ये कैसे? 2 से नीचे, तो ये वाली पुली ऊपर जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड से। अगर ये 2 से नीचे तो ये 2 से ऊपर, यानी कि इन दोनों की एवरेज स्पीड कितनी है? सपोज करो ये v से ऊपर जाती है, तो ऊपर गई v, ये नीचे आई -1 डिवाइडेड बाय 2, यही पुली की स्पीड होनी चाहिए जो कि आएगी 2, यानी कि v की वैल्यू आएगी 5। दोबारा समझो एक बार, ये 4 से नीचे आया तो ये पुली ओवरऑल 2 से नीचे आएगी, ये 2 से नीचे आएगी तो ये 2 से ऊपर जाएगी। अब ये 2 से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है इन दोनों की एवरेज आएगी 2 अपवर्ड्स। तो मान लिया इसकी है v, इसकी है -1, तो v -1 की एवरेज आई v -1/2 जो कि आएगी 2 के बराबर। अब बोलो सर ये माइनस क्यों लिया? भाई नीचे आ रहा माइनस ले गया, ऊपर जाता तो प्लस ले लेता, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये देखो इतने सारे पुली ब्लॉक आपको दिखे,
और सवाल कितना था? 2 सेकंड का सवाल था। बस आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब आने वाला है कंस्ट्रेंट में सबसे सुंदर कंसेप्ट, जो कि है क्या? पॉइंट मेथड। क्या है? पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड, ये बताओ सर, ये सुन के कुछ बढ़िया सा लगा। पॉइंट मेथड एक्सप्लेन करूंगा इस सवाल के जरिए, और आपको 3 सवाल करवाऊंगा मैं इस पे, ठीक है। जिसमें तीसरा वाला जो है, मेरे से अभी कुछ टाइम पहले किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, तो अभी उनका हुआ नहीं था, उसने पहले ही पढ़ लिया था। तो मैंने बताया कि जब कंस्ट्रेंट रिलेशंस का लेक्चर हम अपलोड करेंगे तो आपके इस तरीके के डाउट्स दूर हो जाएंगे, है ना। फिर आप कोई भी इस तरीके का सवाल है चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। तो अब देखो, मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसमें से किसी की भी रफ्तार मान लो इसकी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स, इसकी सपोज करो आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स, और इसकी रफ्तार मान लो आपको दे ही नहीं रखी, इसकी रफ्तार v है जो कि आपको निकालनी। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी रफ्तार आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो। मैं ऐसा करता हूं, ऊपर मान लेता हूं, लेकिन मान लो ये नीचे जा रहा हुआ, मैंने गलत मान लिया तो v की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, है ना। तो अब आप क्या करो, इस रस्सी पे जितने पॉइंट्स है पॉइंट्स बना दो, और आपको पता है कि इस रस्सी की लेंथ जितनी है उतनी रहेगी। तो यानी मान लो ये 2 पॉइंट आपने पकड़े, इस रस्सी पे 2 ही पॉइंट है, बाकी सब अपनी जगह पे। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो जिस रफ्तार से ऊपर जाएगा उसी रफ्तार से नीचे आएगा, क्योंकि रस्सी की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। अब आप देखो, यहां से ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी कि इसने क्या किया होगा, इस रस्सी की लेंथ को छोटा किया होगा। क्या किया होगा? रस्सी की लेंथ को छोटा किया होगा। छोटा किया आपने, -10 लिखा। इस पॉइंट ने क्या करा? इस पॉइंट ने कुछ नहीं करा बेचारा, यही है ये वाला पॉइंट, ये भी यही है ये वाला पॉइंट, ये 2 से नीचे गया, तो ये पॉइंट 2 से नीचे आ रहा है, तो इसने रस्सी की लेंथ को बढ़ाया +2। ये वाला पॉइंट, ये भी 2 से नीचे आ रहा है, रस्सी की लेंथ को बढ़ाया +2। ये यहीं पे, ये यहीं पे है, कुछ नहीं करा। ये v से ऊपर जा रहा है तो छोटा किया, माइनस का v कर दो, =0। तो ये कितना आया? -6, उधर जाके हो गया 6, -v = 6, यानी कि v = -6। इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर नहीं जा रहा, बेसिकली ये जो है, ये क्या हो रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, क्योंकि ये रस्सी इतनी ऊपर आई तो ये नीचे चला गया। क्लियर हुई बात? क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलें? हाँ सर, चलो चलते हैं। ये मान लो ऊपर जा रहा है कितने की रफ्तार से? 20 मीटर पर सेकंड से। कितने की से? 20 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है कि b नीचे आएगा कितने की रफ्तार से। अगेन शुरू हो जाओ, पॉइंट मेथड। ये वाला पॉइंट बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये भी बनाया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस रस्सी पे हमने बना दिए सारे पॉइंट्स। अब मान लो ये v की रफ्तार से ये पुली नीचे, सॉरी, ये ब्लॉक b नीचे आता है, तो अब आपको करना क्या है? पहले मान लो वो a ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इस रस्सी की लेंथ को छोटा करेगा, तो आप कितना लिखोगे? -20। कितना लिखोगे? -20। लिख दिया जी आपने, -20। छोटी हो गई। क्या ये पॉइंट कहीं मूव हुआ? नहीं हुआ। ये पॉइंट मूव हुआ? नहीं हुआ। ये नीचे आया? हाँ, ये नीचे आया v से, तो लेंथ बढ़ा दिया। ये भी नीचे आया v से, +v। ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, ये यहीं पे रहेगा, ये v, ये v, +v = 0। v की वैल्यू ध्यान से देखो, 4v = 20, तो v आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको एक और बात बताऊं, ध्यान से अगर आप सुनो तो, यहां पे टेंशन कितनी? T।
टी 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 2t 2t। ए वाले ब्लॉक पे टी, बी पे 4t। इस पे टेंशन 4 गुना ज्यादा है, इसलिए इसकी रफ्तार 4 गुना कम है। पॉइंट मेथड से भी हटाओ, 20 5 4 से डिवाइड किया, आंसर आया। आगे चलें? हाँ सर चलो। एक सवाल और जो कि होगा इस पे अंतिम सवाल, वो है कुछ ऐसा। ये है कुछ ऐसा सवाल। ठीक है, ये जा रहा है मान लो इधर 10 मीटर पर सेकंड से, इसकी रफ्तार कितनी होगी, दिस यू हैव टू फाइंड। ठीक है, निकालें? चलो निकालते हैं। पॉइंट्स मार्क करेंगे सबसे पहले। इस बार कलर लेंगे पिंक। ये 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 और ये 10 से इधर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट देखो रफ्तार बढ़ाएगा, सॉरी लेंथ बढ़ाएगा, तो 10 लिखा। ये आगे जा रहा है v की स्पीड से, तो ये छोटा करेगा रस्सी को, कितने से, -v। ये भी आगे जा रहा है -v। ये वाला पॉइंट ये आगे जा रहा है लेकिन रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा है, तो आप क्या करोगे, +10। ये क्या कर रहा है, ये भी बढ़ा ही रहा है, तो +10 बस इज इक्वल टू 0। तो 30 30 30 सॉरी 10 10 10 30 30 इज इक्वल टू -2 भी उधर ले जाओ तो +2 भी हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। इतना ही आसान था ये। अब आप बोलो सर ये आप उसी तरीके से बताओ टेंशन वाले से, तो क्या हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। इस पे देखो, इधर टेंशन T, ये T ये T ये T, तो इस पे T मतलब ये T, तो यहां पे कितनी आएगी, 2T। तो इस पे इधर टेंशन कितनी है, 3T। इस पे T और T, यहां पे टेंशन कितनी आई, 2T। इस पे कितनी है, 2T। अब आप सोचो, इस पे 2T उस पे 3T, तो इस पे टेंशन ज्यादा है, इस पे टेंशन ज्यादा है, तो इसकी रफ्तार कम होगी। उसकी रफ्तार कितनी है, 10। इसकी रफ्तार निकालनी, पहले बताओ इस पे टेंशन कम है कि ज्यादा है, टेंशन कम है, कितनी, 2T। उस पे कितनी, 3T। अब हमें ये बात पता है कि इस पे टेंशन है कम, तो रफ्तार होगी ज्यादा। जो टेंशन का रेशियो है उसका उल्टा, तो ज्यादा होनी चाहिए, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 5 और ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। टैंक टने, सवाल खत्म। ठीक है, ये जितनी बातें मैंने आज आपको बताई कंस्ट्रेंट रिलेशन से रिलेटेड, ये सारी बातें आप अच्छे से समझना, वीडियो रोक के कम स्पीड में जैसे समझी जाए वैसे समझना, आराम से इत्मीनान से। ये सवालों को बहुत आसान कर देते हैं ये मेथड्स, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, तो आप इसको आराम से देखें। और एनएलएम में लगभग चीजें हमने कवर कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा, उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सूडो फोर्सेस के रिगार्डिंग। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि बताओ फोर्स एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, तो इस पे भी हम चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब हम सूडो फोर्सेस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।